Honorable Home Minister. सम्मान्य सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार का भाव प्रकट करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने मुझे हिस्सा लेने का मौका दिया है। महोदय, ये चर्चा जो है, ये चर्चा एक और तो हमारे संविधान के कारण हमारा देश इतना कितना आगे बढ़ा इसका जनता को एहसास कराएगी। दूसरी ओर हमारे संविधान की मूल भावनाओं के कारण ही 75 साल में लोकतंत्र के मूल पाताल तक गहरे गए हैं, इसका भी एहसास होता है। और तीसरी ओर ये भी मालूम पड़ता है, जब संविधान की भावनाओं को दरकिनार कर कोई अपने लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर आगे चलने का प्रयास करता है तो किस प्रकार के अकस्मात और किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इस सभी दृष्टि से देखें तो संविधान की दोनों सदन में जो चर्चा हुई है, वो चर्चा एक प्रकार से हमारे किशोरों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए आने वाले दिनों में ये दोनों महान सदन में बैठकर देश का भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए बहुत शिक्षणात्मक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और देश की जनता के लिए भी क्षीर करने में बहुत मदद करेगी कि किस पार्टी ने आज जो 75 साल की मीमांसा होगी, इसमें स्पष्ट हो जाएगा किस पार्टी ने जब जब जनता ने शासन अपने वो पार्टी के हाथ में दिया, संविधान का सम्मान किया है या नहीं किया है। मान्यवर, बहुत लंबी आजादी की लड़ाई के बाद हम आजाद हुए। जब हम आजाद हुए तब दुनिया भर के कई राजनीतिक पंडितों ने कई आगाहियां की थी कि ये देश बिखर जाएगा, शायद बन ही नहीं पाएगा। कुछ लोगों ने ऐसी आगाही की थी कि यहां डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रस्तापित हो ही नहीं पड़ सकते, एकता हो ही नहीं सकती, और ये देश आर्थिक रूप से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। और आज जब 75 साल के समय के बाद संविधान को स्वीकार करने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो सरदार पटेल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरदार साहब के अथक परिश्रम के कारण आज देश एक होकर मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा। मान्यवर, जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए, हमारे साथ भी पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। और मान्यवर, जो कहते थे कि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, उनको भी हमारी जनता ने, हमारे संविधान की खूबसूरती ने जवाब दिया है। हम आज दुनिया का 5वां अर्थतंत्र बनकर सम्मान के साथ, और ब्रिटेन जिन्होंने सालों तक हम पर राज किया, और ये जो मैंने तीनों आगाही कही वहीं से पक्ष विपक्ष में से आई थी, आज ब्रिटेन भी अर्थतंत्र की तालिका में हमारे पीछे खड़ा है। मान्यवर, ये हम सब के लिए गौरव लेने का पल है, हम सब के लिए बोध लेने का भी पल है, और हम सबके लिए संकल्प लेने का भी पल है। और ये सदन जे आपने लगभग 80 से ज्यादा सांसदों को मान्यवर बोलने का मौका दिया, 31 घंटे की चर्चा हुई, और ये चर्चा में सभी भाव पक्ष या विपक्ष से कहीं न कहीं प्रकट हुए हैं। मान्यवर, आज मैं जब यहाँ आया हूं तब ये बात कहना चाहता हूं कि आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, उस मुकाम पर महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी
सच होती दिखाई पड़ती है कि भारत माता अपने दैदीप्यमान ओजस्वी स्वरूप से जब खड़ी होगी तब दुनिया की आंखें चकाचौंध हो जाएगी और पूरी दुनिया वो रोशनी से भारत की ओर देखेगा। वो दिन सच होगा, इसके नजदीक काफी मजल हमने काट ली है। मान्यवर, हमारा संविधान सभा की रचना और संविधान की रचना की प्रक्रिया, ये तीनों एक प्रकार से समग्र विश्व के सभी संविधानों में अनूठे हैं, अलग प्रकार के रहे हैं। हमारे यहां दुनिया का सबसे ज्यादा विस्तृत लिखित संविधान चर्चा के सभी हमारे पारंपरिक लक्षणों को पार करते हुए हमने किया। इस संविधान सभा में 299 सदस्य रहे, 22 धर्म जाति समुदाय के सदस्य रहे, हर प्रिंसली स्टेट का प्रतिनिधित्व रहा, हर राज्य का प्रतिनिधित्व रहा। एक प्रकार से समावेशी प्रतिनिधित्व के साथ भारत का भविष्य तय करना, मतलब संविधान को रचने की हमारी प्रक्रिया आगे बढ़ी। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन तक अहर्निश चर्चा चलती रही, विस्तृत चर्चा चलती रही। देश के भविष्य, देश चलाने के नियम और देश की परंपरा को समाहित करते हुए देश को आगे ले जाने का संकल्प इतनी विस्तृत चर्चा के बाद बना। 13 समितियों में कार्य विभाजन किया गया, 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति बनी और जनता के अभिप्राय के लिए भी शायद ही दुनिया का कोई ऐसा संविधान होगा जिसका ड्राफ्ट पूरी जनता को कमेंट्स के लिए दिया गया और कमेंट्स पर भी बहुत डिटेल चर्चा कर उचित बदलाव भी किए गए। इतनी लोकतांत्रिक परंपरा से और प्रक्रिया से बना हुआ हमारा संविधान 295 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों में बटा है। और ये सभी संविधान के अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं, वो विश्व में कोई भी संविधान से ज्यादा उदात्त और उत्तुंग मानव मूल्यों का सृजन करने वाले रहे हैं। मान्यवर, इसलिए हम सबको इस पर गर्व है और हम सब ये संविधान को हमेशा मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहूंगा मान्यवर, नंदलाल बोस जो गुरुवर टैगोर के अंतेवासी थे, बहुत बड़े कलाकार थे। इन्होंने 4 वर्ष का समय लेकर संविधान को सजाने का काम किया और उन्होंने जो संविधान लिखा गया था इसके अनुरूप घटनाओं को संविधान के अंदर उकेरने का भी काम किया। इतिहास, धर्म, संस्कृति और परंपरा, सबसे मानव जीवन के उच्च मूल्य देने वाली सभी संदेशों को, घटनाओं को उन्होंने चित्र रूप में यहां पर उकेरा। यहां पर भगवान राम का चित्र भी मिलेगा, बुद्ध और महावीर का भी मिलेगा, दशम पिता गोविंद सिंह जी का भी चित्र मिलेगा, गुरुकुल, हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए इसका संदेश भी मिलता है। राम, सीता, लक्ष्मण वो एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते वक्त दिखाए गए। भगवत गीता के संदेश का चित्र भी दिया। शिवाजी और लक्ष्मीबाई को भी यहाँ पर स्थान देकर देशभक्ति के उत्तुंग पाठ हमें पढ़ाए। नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति का हमें स्मरण कराती है और नटराज जीवन में बैलेंस कैसे होना चाहिए वो बैलेंस के सिद्धांत को भी प्रतिरूपित करता है। मैंने आज थोड़ा यहाँ आने से पहले क्या क्या चर्चा हुई राज्यसभा में, उसमें हमारे एक सम्मानीय सदस्य ने कहा कि चर्चा का स्तर कितना नीचा हो गया है कि यहाँ चित्रों की चर्चा हो रही है। मान्यवर, अगर संदेश लेना नहीं आता तो संविधान का भी कोई उपयोग नहीं। ये सारे जो चित्र लगाए हैं वो हमारे हजारों साल से चलने वाले हमारे राष्ट्र के जीवन को उद्घोषित करने वाले, और कोई ये न समझे कि हमारा संविधान दुनिया के संविधानों की नकल है। हाँ, हमने हर संविधान का अभ्यास जरूर किया है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऋग्वेद में कहा गया हर कोने से हमें अच्छाई प्राप्त हो, शुभ विचार प्राप्त हो और शुभ विचार को स्वीकारने के लिए मेरा मन खुला हो। मान्यवर, हमने सबसे अच्छा लिया है मगर हमारी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। पढ़ने का चश्मा
अगर विदेशी है तो संविधान में भारतीयता कभी नहीं दिखाई देती। और मैं मानता हूं कि जिसने भी संविधान को सिर्फ शब्दों में छापा है और चित्रों को निकाल दिया है, उन्होंने संविधान की भावनाओं के साथ छल किया है। चित्र बगैर का संविधान अधूरा संविधान। मान्यवर, इसके अंदर संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र बाबू अध्यक्ष बने, डॉक्टर BR आंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमान काजू, KT शाह, आयंगर, मौलाना आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राधाकृष्णन, KM मुंशी, ऐसे विद्वानों ने अनेक चर्चाओं में हिस्सा लेकर संविधान को समृद्ध और संपूर्ण बनाने का काम किया। परंतु इतना ही नहीं, संविधान सभा के जो सदस्य थे, इसके अलावे भी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक महाराज, वीर सावरकर, लाला लजपत राय और राष्ट्र, लोकतंत्र और हमारी परंपराओं में उच्च मूल्यों को स्थापित करने वाले हर महापुरुष की भावनाओं का ये महापुरुषों ने उल्लेख कर कोई न कोई सिद्धांत को प्रस्तापित किया है। मान्यवर, जब इतने सारे मनुष्यों का अच्छा विचार जिस संविधान में हो, उसको सफल होना ही था। ये संविधान सफल होने के लिए संविधान सभा की चर्चा अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो वेद, उपनिषद, चाणक्य नीति, विदुर नीति, शांति पर्व, रामायण और महाभारत, इसमें से निपजे हुए मानव जीवन के सभी मूल्यों को भी इसके अंदर हमने समाने का प्रयास किया था। मान्यवर, 75 साल हो गए संविधान को किस प्रकार से हमारे राजनीतिक दलों ने और हमारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ हमारी सरकारों ने भी किस प्रकार से आगे बढ़ाया, इसकी भी चर्चा जरूर होनी चाहिए। मैं मानता हूं ये चर्चा समय उचित होगी। हमारे संविधान की रचना के बाद डॉक्टर आंबेडकर ने बहुत सोच समझकर एक वाक्य किया था। मैं आंबेडकर जी के वाक्य को सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोर्ट, कोई संविधान कितना भी अच्छा हो, वह बुरा बन सकता है अगर जिन लोग पर उसको चलाने की जिम्मेदारी है वो अच्छे न हो। उसी तरह से कोई भी संविधान कितना भी बुरा हो, वो अच्छा साबित हो सकता है अगर उससे चलाने वालों की भूमिका सकारात्मक और अच्छी हो। ये दोनों घटनाएं मान्यवर हमने हमारे संविधान के 75 साल के कालखंड के अंदर देखी है और मैं तथ्यों के आधार पर सदन के सामने और सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने भी रखना चाहता हूं। हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया। समय के साथ साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए और समय के साथ साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन इस जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन, इसके लिए प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया माननीय, 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन किए और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर, फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था, क्या हासिल करना था?
क्या हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए परिवर्तन किए गए? क्या हमारे जिनको अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को समकक्ष अधिकार लेने के लिए परिवर्तन किए गए, या अपनी राज्य सत्ता को टिकाने के लिए परिवर्तन? इस पर से ही पार्टी का कैरेक्टर, पार्टी के चलने की पद्धति और पार्टी का संविधान में विश्वास, ये सबको मालूम पड़ता है। मैं ज्यादा संविधान के संशोधन में नहीं जाऊंगा मान्यवर। दोनों प्रमुख दलों के 4 संविधान संशोधन को मैं लेना चाहूंगा। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी, और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया मान्यवर? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान। आप बता चुके। अब मान्यवर नो सिद्धांत जयराम जी, he not yielding. We heard leader of the opposition. मान्यवर, unless there is yielding, let us hear. मान्यवर, मेरा लंबा अनुभव है आजकल करते हुए। मुझे 30 साल हो गए विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए। संसद में भाषण करने का मेरा अनुभव है मान्यवर। वो विरोध तभी कर सकते हैं जब मेरी बात सच न हो। अगर मेरी बात सच नहीं हो तो बताए वो संविधान संशोधन नंबर 1, अब सुनिए, संविधान संशोधन नंबर 1 वो अभिव्यक्ति की आजादी को कर्टेल करने के लिए ही लाया गया था, और जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया। मान्यवर, 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री इंदिरा जी उस प्रधानमंत्री थी। पार्टी तो वही सत्ता में थी, कांग्रेस पार्टी। 5 नवंबर 1971 को संविधान में संशोधन किया गया, 24वां संशोधन। और संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया। तो एक प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर्टेल करते हैं, दूसरे प्रधानमंत्री उसी परिवार से आते हैं, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार को कर्टेल करने का अधिकार लेते हैं। और 39वां संविधान संशोधन अब तो इंतहाई कर दी मान्यवर, सब सीमाओं को पार कर दिया। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता रहे हैं। 10 अगस्त 1975 का वो दिन हमारे संविधान के इतिहास में बहुत, जब भी जिक्र होगा काले अक्षरों से ही इसका जिक्र करना पड़ेगा। उस वक्त 39वां संविधान संशोधन आया मान्यवर। 39वां संविधान संशोधन क्या था? इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। अभी कुछ नहीं है, ईवीएम ले लेकर घूमते हैं, हारते हैं और ईवीएम ले लेकर, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम ने हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 बार ईवीएम की अर्जी नकार दी। चुनाव आयोग ने 3 दिन ईवीएम 10 से 5 बजे तक रखा कि भाई कोई हैक कर बताए। कोई नहीं गया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं गया, और हारते हैं तो ईवीएम का दोष निकालते। मान्यवर, एक ही समय, एक ही दिन 2 परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया, और दूरबीन लेकर दिखाई नहीं पड़ते। और उसी दिन वो झारखंड में जीते। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई, जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। एक जगह ईवीएम सही है, एक जगह ईवीएम खराब है। मान्यवर, ऐसा कैसे हो सकता है?
और मान्यवर, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया, अमान्य किया और उन्होंने संशोधन से प्रधानमंत्री पद की न्यायिक जांच पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आपको जो करना है वो करो, कोई न्यायिक जांच नहीं है। ये अभी जो अधिकारों की गुहार लेकर घूमते हैं मेरे कम्युनिस्ट भाई, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसके साथ बैठे हो? किसके साथ बैठे हो? रात को अंधेरा कर कर अपनी आत्मा को टटोलना भैया, मालूम पड़ेगा। और ये संविधान संशोधन मान्यवर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया कि पुराना भी मुकदमा है तो वो खारिज हो जाएगा। कभी ऐसा होता है? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, प्रधान सेवक। और कोई कहता है कि मुझ पर मुकदमा नहीं हो सकता, मैं शासक हूं, शासक के खिलाफ उंगली नहीं उठाई जाती, भले संविधान ने अधिकार दिया वो अधिकार हम समाप्त कर देते हैं। और मान्यवर ऐसे ऐसे सुधार किए। मान्यवर, उस वक्त भी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और 42वां संविधान संशोधन आया। मान्यवर, अभी अभी सुबह दूसरे सदन में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश हो रहा था। सारी कांग्रेस पार्टी और इनके साथी दल लोकसभा को, विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल बदलने का अधिकार नहीं। मैं सुन रहा था, है नहीं है तो जब बिल आएगा तब चर्चा करेंगे। परंतु भाई आपने क्या किया? 42वें संशोधन से 3 जनवरी को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों किया? कि अभी चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे, इसलिए लोकसभा को ही लंबा कर दो। इतनी निर्लज्जता के साथ विश्व में कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ होगा। मान्यवर, दूसरा, कुछ कानून पारित करने थे, सदस्य उस वक्त ज्यादा विरोध तो कर नहीं सकते थे, मगर विरोध करने का नया तरीका कुछ कांग्रेस में जिसमें हिम्मत थोड़ी बची कुची थी, इन्होंने कहा एब्सेंट रहने लगे तो क्वारम नहीं होता था। तो फरवरी 1 को संविधान संशोधन किया कि संसद और राज्यसभा में क्वारम की आवश्यकता नहीं है। वाह, 5 लोग भी है तो चला लो भाई। इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि, खड़गे साहब किया है तो सुनना पड़ेगा, हिम्मत के साथ सुनना पड़ेगा। मान्यवर, राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने तक बढ़ा दी। मान्यवर, ये 4 संशोधन, मैं समझ रहा हूं क्यों गुस्सा आ रहा है, मान्यवर। Sir, he is not yielding. Honorable Home Minister is not yielding. Are you yielding, sir? मान्यवर, मैं आपको एड्रेस करूंगा। तुम तो कायर हो, मान्यवर, तुम लड़ाकू हो। Okay. Honorable the Honorable Home Minister will go on record. What the Honorable Home Minister said. खड़गे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपकी हाजिरी वहां दर्ज करनी चाहिए। कृपया बैठे, मुझे बोलने दीजिए। मान्यवर, ये चारों संशोधन मैं मेरी पार्टी के दफ्तर से नहीं ला सकता। ये चारों संशोधन संविधान में हुए, किसी को अदालत ने निरस्त किया, किसी को जनता पार्टी की सरकार आई तब उसको निरस्त किया, कुछ लिंगरिंग टेस्ट में रह गए, पर ये चारों संशोधन वास्तविकता है। ये 4 संशोधन से कांग्रेस पार्टी की संविधान सुधार करने की मंशा क्या है? एक में हम पर केस ना हो, दूसरे में हम चुनाव हारने वाले तो समय बढ़ा देना, तीसरे में मेरे पर जांच नहीं हो सकती, और चौथे में नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों को समाप्त करें। ये उद्देश्य बताते हैं। अब मैं हमारा 4 संशोधन लेकर आता हूं। मान्यवर, सबसे पहला संशोधन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में किया, 101वां नंबर भी अच्छा आया है। 101वां संशोधन
1 जुलाई 17 को हम जीएसटी को लेकर आए मान्यवर, और इस देश के अर्थतंत्र को रिथम में लाने का, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक विशाल फैले हुए देश को जीएसटी के तहत 100 अलग अलग बिक्री करके कानूनों को समाप्त कर कर लोगों की हालाकी खत्म कर कर एक कानून लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और वो लोगों की भलाई की। कल की डिबेट मैंने पढ़ी है, कोई सदस्य बोले कि नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था। किस मुद्दे पर किया था? आप जीएसटी तो लाना चाहते थे, मगर राज्यों को कंपनसेशन की गारंटी देना नहीं चाहते थे। हम जीएसटी भी लाए और राज्य को विकास दर के हिसाब से कंपनसेशन की गारंटी भी दी। इतना ही नहीं, गारंटी का 10 साल तक पालन करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हम संशोधन लाए देश के अर्थतंत्र को सुचारू बनाने के लिए। दूसरा संशोधन लाए, 102वां संशोधन, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा देने का काम। अब कुछ लोगों को पेट में दुख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों किया। मैं साहब आगे बहुत सारी बातें बताऊंगा। नरेंद्र मोदी जी इसलिए कर पाए कि आपने नहीं किया था। अगर आप ये कर देते तो मोदी जी के तो भाग्य में ही नहीं आता। मगर साहब, पिछड़ी जातियों का कल्याण कभी भी कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं रहा, मान्यता नहीं रही, नीति भी नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान संशोधन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए। तीसरा संशोधन क्या लाए? 130वां संशोधन 12 जनवरी 19, किसी भी जिनको आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है ऐसी जाति के गरीब से गरीब बच्चों को 10% आरक्षण देने का फैसला। गरीब कल्याण और गरीब हटाओ की बातों, गरीबी हटाओ की बातों सालों तक करी, सूद नहीं मिली, समय नहीं मिला, विचार नहीं आया। ये विचार नरेंद्र मोदी जी को आया और गरीबों को, बच्चों को 10% आरक्षण पूरे देश भर में मिला। मान्यवर, 105वां संशोधन, ओबीसी की पहचान करने के लिए केंद्र के पास अधिकार थे। अब मैं बताना चाहता हूं, इतने बड़े विशाल देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में पिछड़ी जातियों का पिछड़ापना क्या कोई एक केंद्र सरकार कर सकती है? फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मगर अब तक केंद्र सरकार के पास ही रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसके कारण पिछड़ा समाज को अन्याय होता है। आगे से ये संविधान संशोधन करने के बाद 10 अगस्त 2021 के बाद पिछड़ापन का निर्णय करने का अधिकार राज्य की सरकारों को देने का काम नरेंद्र मोदी। और मान्यवर, सबसे अंतिम संशोधन में पांचवा कहना चाहता हूं, 106वां संशोधन, और मैं तो क्रम में बोला हूं, एक काटा नहीं। 101, 102, 103, 104, 105, 106 सभी के सभी जन कल्याण के लिए। और छठा सम्मेलन संशोधन था 28 सितंबर 2023 को, मातृशक्ति को शक्ति प्रदान करने का, मातृशक्ति को 33% आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे सदन के माध्यम से देश भर की 140 करोड़ की जनता को कहना चाहता हूं कि जब इस दोनों सदन में 33% नारी शक्ति बैठेगी, संविधान निर्माताओं की कल्पना पूरी हो जाएगी। मान्यवर, इनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके अलावा भी हम कई कानून लेकर आए। हम कानून लाए ट्रिपल तलाक को निरस्त करने का। अब ये कहते हैं आपकी वोट बैंक की राजनीति है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का कोई वोट बैंक होता है क्या? सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ती है, जजों को चुनाव नहीं लड़ना है। ट्रिपल तलाक समाप्त करना चाहिए और साहबानों को मुआवजा देना चाहिए। दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर दिए थे, परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर कर मुस्लिम बहनों के साथ इतने साल अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने तो ट्रिपल तलाक समाप्त कर कर मुस्लिम माताओं को, बहनों को अधिकार दिया। आपका कि भी अधिकार आपके पति जैसे हैं। मगर देखिए साहब, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया, अभी कोई नहीं कहता अच्छा हुआ।
कैसे कहेगा? एक उदाहरण पड़ा है, हमारे आरिफ मोहम्मद खान बेचारे मंत्री थे, अच्छे खासे मंत्री थे, फर्राटे की अंग्रेजी बोलते थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, फारसी के विद्वान, उर्दू के विद्वान, हिंदी तो मातृभाषा। अब उन्होंने कहा कि साहबानों को मुआवजा देना चाहिए, मंत्री पद भी गया, सांसद पद भी गया, और बेचारे कई सालों तक संघर्ष करते। कौन बोलेगा मान्यवर? इनका जो पद्धति है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की पद्धति है। मान्यवर 2020 में हम नई शिक्षा नीति लाए, पहली शिक्षा नीति आजादी के बाद आई है जिसका विरोध कम्युनिस्ट भी नहीं कर पाए। बाकी तो शिक्षा नीति आए और कम्युनिस्ट पार्टी विरोध न करे, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे भी बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रकृति बदल गई है या उनका सोच बदल गया है। खैर जो भी हुआ, फिर मुझे किसी ने बताया कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा नीति लाए हैं कि इसका विरोध करोगे तो लोग उनका विरोध करेंगे, इसलिए विरोध नहीं किया है। मान्यवर, जम्मू कश्मीर में आरक्षण देने का संशोधन विधेयक लाए और 3 नए आपराधिक कानून भी हम लेकर आए। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ये 3 कानून 160 साल बाद पहले अंग्रेजों ने बनाए थे, अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बने थे। नरेंद्र मोदी जी ने, मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के माध्यम से हमारी संपूर्ण न्यायिक आपराधिक न्याय प्रणालिका को भारतीयकरण करने का काम नरेंद्र मोदी जी, और वो कानून जो अंग्रेजों को राज टिकाने के लिए बने थे, वो कानून को समाप्त कर हमारे संविधान ने हमारे नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसका करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस देश को गुलामी की मानसिकता से आजाद करने का काम कई सालों के बाद अगर किसी ने किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और आप तो कई साल तक, अटल जी की सरकार आई, कई साल तक बजट शाम को 5:30 बजे रखते थे। क्यों शाम को 5:30 बजे रखते थे? क्योंकि इंग्लैंड की रानी के घड़ी में उस वक्त 11 बजते थे। आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की रानी के घड़ी से बजट रखने की आदत थी, वो भी किसी ने बदला तो भारतीय जनता पार्टी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी। मान्यवर, संविधान के सम्मान की बहुत बातें हुई है, मगर संविधान का सम्मान सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए, कृति में भी होना चाहिए, कर्तृत्व में भी होना चाहिए और कल्पना में भी होना चाहिए। जब कृति में नहीं है, कर्तृत्व में नहीं है, तो कल्पना में आ ही नहीं सकता। अभी मैंने इस चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है, संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का। मान्यवर, वो नरेंद्र मोदी जी, और लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। मान्यवर, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, लोकसभा में तो किसी को मालूम नहीं पड़ा। जागरूकता थी। महाराष्ट्र में भी लहराने के अलावे बांटने गए तो एक पत्रकार के हाथ में भी आ गया, खोला तो मान्यवर पूरा कोरा था, अंदर कुछ लिखा ही नहीं था, प्रीएम्बल भी नहीं था। मान्यवर, इतना बड़ा छल, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, ये तो पकड़े जाने के बाद तो सब लोग सुधर जाते हैं। मान्यवर, 75 साल के इतिहास में, संविधान के आयुष्य में, संविधान के नाम पर इतना बड़ा छल मेरे जीवन में तो मैंने ना देखा है ना जाना है। और कारण ढूंढते हैं कि क्यों हारे। मैं बता दूं, कारण मत ढूंढिए, कमेटी की जरूरत नहीं है। संविधान और आरक्षण करते थे, लोग जान गए कि संविधान फर्जी लेकर घूमते हो तो लोगों ने हरा दिया। मान्यवर, ये प्रति जो लेकर घूमते हैं, इसमें गोखले साहब ने क्या लिखा है वो एक बार पढ़ने।
उन्होंने लिखा है कि इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर सबसे ज्यादा कठोर कुठाराघात करने का काम किया है। जो प्रति लेकर घूमते हैं ना, उसकी प्रस्तावना में लिखा गया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, संविधान कैसे तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसके भी मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे सेना के जवान, सुरक्षा दलों के जवान, वो हमारी मातृभूमि की 1 इंच भूमि पर जान देने के लिए तैयार है। सैकड़ों हजारों लोग शहीद हुए 1 इंच भूमि के लिए। और मान्यवर, किसी को भी भूमि देनी है तो आर्टिकल 1 अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल 1 में हमारे भूभाग की व्याख्या की गई है, इसको बदलना पड़ता है। तमिलनाडु के पास एक टापू था, कच्चा तीवू टापू। वो टापू 1974 में अचानक ही एक एग्रीमेंट कर वन फाइन मॉर्निंग लंका को दे दिया गया। मान्यवर, चलो भाई, बहुमत था आपका, मान लो, ऐसे भरोसे से किया होगा कि संसद मेरा सम्मान रखेगी, परंतु बाद में भी ये आर्टिकल 1 का बदलाव आज तक नहीं आया है और वो हमारा भूभाग आज हमारा हिस्सा नहीं है। मान्यवर, ऐसा खिलवाड़ भारत नहीं, दुनिया के किसी भी देश में शासकों द्वारा संविधान के साथ नहीं किया होगा। मान्यवर, आप तो अधिवक्ता हैं। 35A को कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर से, राष्ट्रपति महोदय के ऑर्डर से दाखिल किया गया। अब दाखिल तो हो सकता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर को दोनों सदन की परमिशन चाहिए, जो हमने धारा 370 हटाने के लिए ली। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जो संविधान की दुहाई देते हैं, 35A जब आपने लागू किया, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पार्लियामेंट में कब डिबेट में आया, कब मतदान हुआ, किसने पारित किया? पार्टी को तो निजी परिवार की जागीर समझते हो, संविधान को भी निजी परिवार की जागीर आप लोग समझ रहे हैं। मान्यवर, इतना बड़ा छल देश की 2 संसदों के साथ किया है। एक पूरा 35A डाल दिया संसद संविधान में, पार्लियामेंट के पास सब्जेक्ट ही नहीं है। देश का भूभाग दे दिया, पार्लियामेंट के साथ विषय ही नहीं आया। किस प्रकार से आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, किस प्रकार से आपने देश को चलाया है, ये देश की जनता को आज इस बहस से मालूम पड़ना चाहिए। मान्यवर, आपातकाल, अभी बड़ी बड़ी उद्दात भावनाओं का स्मरण कांग्रेस के मेरे दोनों सदनों के साथी सदस्य कर रहे थे। यंग सदस्य करे तो मैं समझता हूं, शायद इन्होंने इतिहास न पढ़ा हो, मगर जो लोग आपातकाल के वक्त थे वो भी करते थे। किसी की भी स्मृति इतनी अल्पकालीन कैसे हो सकती है? मान्यवर, क्या हुआ था आपातकाल में? लाखों लोग कोई अपराध के बगैर जेल में ठूस दिए गए, लाखों लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी बाकी नहीं है। आज इनके साथ बैठे हैं, उनमें से भी कुछ लोग जेल में थे, वो भी नहीं बोलते हैं। न्यायालय में डर का माहौल, मीडिया पर सेंसरशिप। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना संपादकीय एक भी शब्द लिखे बगैर का कोरा संपादकीय प्रकाशित करा, क्योंकि लिख नहीं सकते थे। श्रीमान शुक्ला साहब से एडिट कराना होता था, वापिस ही नहीं आता था, तो उन्होंने कोरा अखबार ही निकाल दिया। इस तरह से विरोध किया और तय हो गया मान्यवर, एक व्यक्ति कहेगी वही कानून होगा। और क्यों किया? देश पर आक्रमण हुआ था क्या? देश की आंतरिक सलामती ठीक नहीं थी क्या? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ इतना हुआ था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको सांसद के रूप में अयोग्य ठहरा दिया था। अपनी कुर्सी जाने वाले, चुनाव नहीं कराना था। और मान्यवर, जब पार्लियामेंट, जब इसको चैलेंज किया गया और न्यायालय में, सर्वोच्च अदालत में जब चर्चा चली, तब उन्होंने कहा, नीरज डे को पूछा कि आर्टिकल 21 के तहत के अधिकार इमरजेंसी में समाप्त हो सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा यस सर। साहब,
कोई भी वकील को यस सर कहने की इतनी बड़ी फीस नहीं मिली होगी। नीरज डे 11 साल तक अटॉर्नी जनरल रहे, एक यस सर कहने का। मान्यवर, डीओ ड्राफ्ट जो होता है वो कैबिनेट में, कैबिनेट मंत्रालय से आता है। कैबिनेट मंत्रालय में डीओ ही नहीं है। कैबिनेट का जो प्रस्ताव होता है कैबिनेट मंत्रालय के थ्रू जाता है, मगर आज कैबिनेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैबिनेट मंत्रालय में मैं तो छोटा था मान्यवर, मुझे जेल में नहीं जाना पड़ा। मेरी आयु होती तो मेरा भी सौभाग्य होता, पूरे 19 महीने इसके विरोध में मैं जेल में रहना पसंद करता, परंतु मैं छोटा था। मुझे इमरजेंसी की मालूमात कैसे पड़ी? मैं बीना का गीतमाला सुनता था, बीना का गीतमाला अचानक बंद हो गई, तो मैंने घर में झगड़ा किया कि बीना का क्यों गीतमाला क्यों नहीं आती। मेरे पड़ोस वाले चाचा ने कहा किशोर कुमार के साथ इंदिरा जी का झगड़ा हो गया है, बीना का गीतमाला में किशोर कुमार का आवाज नहीं आना चाहिए। तो नए गीतों की रिकॉर्डिंग हुई और किशोर कुमार और लता मंगेशकर के ड्यूएट गीत भी लता दीदी की आवाज में ही पूरे देश ने 19 महीना सुने। साहब देखिए, डेमोक्रेसी की बात करें मान्यवर, इस प्रकार की कृति, ऐसा दंड दिया देश की जनता ने उनको कि अब स्वप्न में भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी कृति कोई न करे, इसलिए ये बहस जरूरी है। और मान्यवर, हम तो संविधान का सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिन मनाने की बात रखी तो एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा क्या जरूरत है संविधान दिन की, 26 जनवरी तो है। बोलिए भाई, संविधान को जितनी भी बार स्मरण करोगे, इसकी भावनाओं के प्रति आपकी आस्था दृढ़। और मान्यवर, इसलिए नरेंद्र मोदी जी संविधान दिन मनाते हैं और संविधान के निर्माताओं की पुण्य स्मृति में मनाते हैं। मान्यवर, उस वक्त आज ही मुझे किसी शायर ने दुष्यंत कुमार की पंक्ति भेजी है इमरजेंसी के लिए। मैं ज्यादा भाषण इमरजेंसी पर करना नहीं चाहता, परंतु मैं जरूर कहना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार की पंक्ति है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। आज शायर ये तमाशा देखकर हैरान है। कल नुमाइश में मिला वो चिथड़े हाल कपड़े पहने हुए, मैंने उसको नाम पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं संविधान। दुष्यंत कुमार जी की कविता है मान्यवर, इंदिरा जी को समर्पित है। मान्यवर, जब संविधान बन रहा था, संविधान के हर आर्टिकल पर चर्चा चल रही थी। हम आजाद हो गए थे, आजाद हुए थे, पर हमारा देश कोई नया नहीं बना था। हम तो हजारों सालों से दुनिया में सबसे चिर पुरातन संस्कृति, चिर पुरातन धर्म और चिर पुरातन समाज जीवन लेकर निकले हुए देश है। हाँ, एक कालखंड के लिए गुलाम हो गए, आजादी मिली, आगे देश कैसे चले इसका एक डॉक्यूमेंट बनाना था। तो उस डॉक्यूमेंट में चर्चा में आया कि अब देश का नाम क्या हो। अंग्रेज लिख कर गए थे इंडिया, क्योंकि वो भारत को जानते ही नहीं थे। वहां जो प्रचलन में शब्द हो गए यूरोप में, वो शब्द उन्होंने हम पर थोप दिया था और गुलामी की मानसिकता ने इसको स्वीकार भी किया था। मगर जब आजाद हुए तब इस पर चर्चा हुई और अब उस वक्त के सदस्य सेठ गोविंददास ने दरखास्त किया कि देश का नाम भारत रखना चाहिए। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पीछे देखने की जरूरत नहीं है, भविष्य की ओर देखिए। और मान्यवर, देश के नाम के अंदर इंडिया भी रहा, भारत भी रहा। खैर, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, परंतु नजरिए का सवाल है। अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत समझ में नहीं आएगा, पूरा जीवन चला। और इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है, इसीलिए रखा है, वही सोच से चलना है। और मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास तो करना है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना ही है, विकास के साथ साथ विरासत को भी अपना कर आगे बढ़े। गुलामी की हर परंपरा को हम समाप्त करना चाहते हैं। हम एक आजाद मुल्क है, सार्वभौमत्व से लैस मुल्क है, किसी की परंपरा हमें स्वीकार नहीं है। परंपरा बदलनी है तो हम बदलेंगे,
नए कपड़े हर कोई पहनता है, हम भी पहनेंगे, परंतु हमारी पुरानी परंपराओं पर हमें शर्म नहीं है। और मान्यवर क्या किया नरेंद्र मोदी ने, राजपथ जो अंग्रेज सम्राट के सम्मान में नाम रखा गया था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा। इंडिया गेट पर किंग पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, मूर्ति हटा दिया, शर्म के मारे में स्थान खाली था, हमने वहां सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा। मान्यवर, नेवी का चिन्ह जो देकर गए थे वही चलता था, हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी के चिन्ह को हमने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमने बनाया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान की ज्योति को विलीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। संसद के अंदर राजा जी ने जो उदात्त भावनाएं व्यक्त की थी, जिसको जवाहरलाल जी ने भी स्वीकारा था, मगर बाद में शर्म का एहसास हुआ, सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में भेज दिया। नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत तरीके से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्तावित किया, नई संसद बनाई और विश्व भर में चोरी की गई मूर्तियां, आर्टिफैक्ट्स जो थे वो 345 हजारों साल पुराने हमारे मूर्तियां और आर्टिकल्स, उसको वापस लाने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने काम किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा देश अंग्रेजी में चले, ऐसे षड्यंत्र चले इतने सालों तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कंपलसरी कर दिया, बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। मान्यवर, मातृभाषा में आईएएस आईपीएस का एग्जाम नहीं दिया जाता था, हमने वहां मातृभाषा में एग्जामिनेशन को किया। अभी तमिलनाडु के सदस्य बोल रहे थे, पहले आप जिनके साथ बैठे हो उनके शासन में तमिल में आईएएस आईपीएस का पेपर नहीं लिख सकते थे। आज तमिल मीडियम में बड़ा हुआ बच्चा गर्व के साथ देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बन सकता है। ये व्यवस्था हमने करी। मान्यवर, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह का नाम जो अंग्रेज रखे थे वो छोड़कर गए थे। सुभाष बाबू ने जब अंडमान निकोबार जीता तब उन्होंने नामकरण किया था शहीद और स्वराज, उसको भुला दिया गया। आजादी के बाद फिर से अंग्रेजों का नाम वापस लाए, नया न रखो कोई बात नहीं भाई, सुभाष बाबू ने रखा निकाल दिया, हमने डंके की चोट पर सुभाष बाबू के नाम शहीद और स्वराज दोनों वापस लाने का काम किया। ल्यूटियन में रेस कोर्स रोड पर रहते थे, हमने लोक कल्याण मार्ग करा। डेलहाउसी रोड का नाम दारा सिकोह के नाम से किया और निर्मला जी ब्रीफकेस की जगह वही खाता लेकर आज जब बजट देती है तब पूरे देश भर के भारतीय संस्कृति के लोगों को आनंद होता है। मान्यवर, 1500 से ज्यादा पूरे नए कानूनों को हमने समाप्त करने का काम किया। इन्होंने अपने परिवार की प्रसिद्धि के अलावे कुछ नहीं किया। हजारों जगह पे गांधी नेहरू परिवार के नाम मिलेंगे और किसी का नहीं। सुभाष बाबू का पुतला भी हमने लगाया। मान्यवर, हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया। जवाहरलाल जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी के पहले जितने बने वो सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन कवन को हमने दिखाने का काम किया। वहां पहले सिर्फ जवाहरलाल जी का मिशन, G20 की अध्यक्षता हमने की और भारतीय सांस्कृतिक और वैश्विक समन्वय को हमने प्रोत्साहित किया। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, काशी उज्जैन शारदा पीठ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, योग को वैश्विक पहचान और 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम पीछे नहीं गए, ऐसा वो मानते थे पीछे चले जाओगे, पीछे नहीं गए। पीछे तो आप छोड़कर गए थे, आप 14वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अटल जी 11 पे लाए, फिर 11 से नीचे नहीं गए, देश पर बड़ा उपकार किया। मोदी जी 11वें से 5वें नंबर पर लाए और 27 में 3रे नंबर पर पहुंच गए। मान्यवर, अभी कुछ नेताओं को आरक्षण में चुनाव जीतने की फॉर्मूला दिखाई पड़ती है। आरक्षण 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 कोई आज की कल्पना नहीं है।
हमारे संविधान निर्माताओं ने की। आर्टिकल 15 और 16 में SC, ST और OBC को आरक्षण का प्रोविजन किया गया मान्यवर। ये मूल प्रोविजन है, कोई नया नहीं है। इतनी जोर से आरक्षण 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 कर कर छाती चौड़ी कर कर चिल्लाते। आज मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से आरक्षण विरोधी पार्टी है मान्यवर। इनका कहना और करना दोनों अलग है मान्यवर। आरक्षण के लिए नेहरू जी के उद्गार अंत में मैं बताऊंगा, परंतु OBC को आरक्षण देने के लिए 1995 में 55 में काका साहेब कालेलकर कमीशन बना मान्यवर। इसका रिपोर्ट कहां है? दोनों सदन के रिकॉर्ड पर मैंने ढूंढा, कहीं नहीं, बुला दिया गया। क्यों? क्योंकि OBC को आरक्षण मिलता था। बैठिए 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 ना, मैं प्रक्रिया बताता हूं। अर्ध सत्य नहीं बोलता हूं भाई, एक सेकंड। छिपा कैसे सकते हो? छिपा कैसे सकते हो? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान है, देश में लोकतंत्र है, कैसे छिपाओगे मान्यवर? कोई भी रिपोर्ट आता है, कोई भी रिपोर्ट आता है, अरे सुनो, अब कोई भी रिपोर्ट आता है उसको कैबिनेट के सामने रखना पड़ता है, फिर इस पर कार्यवाही जो की उसकी रिपोर्ट के साथ संसद के सामने रखना है। सही कह रहे हैं, उन्होंने संसद में लाने की जगह पुस्तकालय में रख दिया। OBC का आरक्षण इन्होंने लाइब्रेरी में रख दिया। और मान्यवर अगर काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकार कर लिए होते तो 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट की जरूरत ना पड़ती। मंडल कमीशन का रिपोर्ट कमीशन ही इसलिए बनाया गया क्योंकि काका साहेब कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट स्वीकारा नहीं, और 80 में मंडल कमीशन का भी रिपोर्ट आ गया, किसी ने इसका अमल नहीं किया। अमल कब हुआ? जब 90 में इनकी सरकार गई तब अमल हुआ। और मान्यवर तब तक मंडल कमीशन के रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 90 में सुनिए मान्यवर मंडल कमीशन के रिपोर्ट को जब स्वीकार किया गया, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे श्रीमान राजीव गांधी। मैंने राजीव गांधी जी के सभी भाषणों को खंगाला। सबसे लंबा भाषण मंडल कमीशन के रिपोर्ट के विरोध करने के लिए किया है। और इन्होंने कहा पिछड़ों को आरक्षण देने से इस देश में योग्यता का अभाव हो जाएगा। अब ये तो आपके विचार है मान्यवर। राजीव गांधी की स्पीच भी, श्री राजीव गांधी की स्पीच भी लोकसभा के रिकॉर्ड पर पड़ी है। लाइब्रेरी में आप जाते हैं, लोकसभा की स्पीच निकलवा कर नहीं पढ़ते हैं। जयराम जी पढ़ लीजिए एक बार। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया मान्यवर? OBC कमीशन को नरेंद्र मोदी जी ने मान्यता दी, पिछड़ा वर्ग का सम्मान किया, नेट, नीट, JEE उसमें OBC का आरक्षण किया। और इन्होंने क्या किया? अभी भी ये तो सब नेहरू जी, इंदिरा जी और अब भी चलता रहता है। एक इन्होंने क्या किया? झूठ बोलना शुरू किया कि हम आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ा देंगे, आरक्षण बढ़ाना चाहिए, आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ा। ये क्यों बढ़ाना है मैं बताना चाहता हूं मान्यवर। झूठ नहीं, असत्य, झूठ की जगह असत्य। चले मान्यवर, खड़गे जी की बात को स्वीकार कर लेता हूं। उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो सत्य से परे बोले हैं, वो नहीं बोलना चाहिए मान्यवर। इन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण करने की वकालत की। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि देश के 2 राज्यों में धर्म पर आरक्षण अस्तित्व में है। धर्म के आधार पर आरक्षण ये गैर संवैधानिक है मान्यवर। संविधान सभा की कोई भी डिबेट आरक्षण के प्रावधान करने वाले आर्टिकल की पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। आरक्षण पिछड़ापन के आधार पर।
मान्यवर, मगर दोनों राज्यों में जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में रुक जाता है क्योंकि 50% की सीमा है। वो ओबीसी का कोई कल्याण नहीं चाहते हैं। 50% की सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, माननीय, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। इस संविधान विरोधी, मान्यवर, मैं अब कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया। अरे दिया है। मान्यवर, इससे तो ये बच जाएंगे, मगर मैं रिकॉर्ड पर से कुछ कोट अनकोट कहना चाहता हूं, जो संविधान सभा की चर्चा का रिकॉर्ड है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, मैं ये देखकर सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि नियुक्तियों में आरक्षण के सिद्धांत को कितनी देर तक ले जा रहा है, मतलब कितना बढ़ा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल अच्छा है। ऐसा लगता है कि मुदलियार और ब्राह्मणों के सिवा लगभग सभी जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर देंगे। मान्यवर, सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए इनके विचार थे। मैं इस बात से चिंतित हूं कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए जिस तरह से बहुत सारी जातियां और समूहों के आरक्षण के प्रस्ताव आते हैं, ये बहुत बुरी प्रवृत्ति है। इससे सरकारी कामकाज और आम तौर पर विकास और सार्वजनिक जीवन में गिरावट आएगी। मान्यवर, ये इनके विचार है, आज तक नहीं बदले, यही विचार है। मगर अभी जोर से बोलना, एक शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, आगे गलती हो गई थी। मान्यवर, हमारे संविधान के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए। मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगत महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते।
पूरा दे देते। मान्यवर, ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। मैं बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं। वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण ने की नीति। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है, ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, दादाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षावलित वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। और मैं मानता हूं मान्यवर, मैं मानता हूं कि अंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलना नहीं और वोट के लिए उनकी गुहार लगा देना। 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिवस घोषित किया हमने, 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। उस वक्त भी इसका विरोध कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने किया। मान्यवर,
मान्यवर 370 पर कई बार चर्चा हुई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ और मान्यवर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए। पत्थरबाजी शून्य हो गई। आतंकवादी घटना 92% कम हो गई। एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे बड़ी लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल फिर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर सभी यूटी में नंबर 1 पर निर्यात में आया। मान्यवर 80,000 करोड़ पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित, घाटी से भगाए गए विस्थापित और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित को 80,000 करोड़ दिया और 1,19,000 करोड़ का निवेश आज आ गए। मान्यवर 370 के रहते 70 साल में 12,000 करोड़ का निवेश आया था। अब 5 साल के अंदर 1,19,000 करोड़ का। G20 के डेलीगेट्स भी वहां गए। अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख यात्रियों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कुपवाड़ा के शारदा देवी मंदिर में 600 वर्ष के बाद पहली बार दीपावली मनाने का काम। मान्यवर ये कहते हैं 370 हटाने से क्या हुआ? मैं बताता हूं, आपकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। तुष्टीकरण बंद हो गया। मान्यवर आज संविधान के आर्टिकल 124 में न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए हमारा जिक्र है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आर्टिकल 124 की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है वो मैं आज सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश को बताना चाहता हूं। पहला मामला 1973 में जब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के लेकर संघर्ष हुआ, तब उसको समाप्त कर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और इसके बाद में केशवानंद भारती ने फिर से इसको रिस्टोर किया। फैसले से नाराज होकर, फैसला तो चलो पक्ष में भी आता है, खिलाफ भी आता है, हमारे खिलाफ भी कई फैसले आते हैं, क्या कर सकते हैं, मानना चाहिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आर्टिकल 124 कहता है। परंतु कांग्रेस ने क्या किया? 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस JM सेलत, KS हेगड़े और AN ग्रोवर तीनों को प्रमोशन से महरूम कर सजा देकर चौथे न्यायाधीश को प्रमोशन देने का काम करा, जिसके कारण ये 3 सज्जनों ने अपना अपमान महसूस करते हुए संविधान की सुरक्षा के लिए इस्तीफा देकर घर पे जाना पसंद किया। ये किया है मैंने। दूसरा मामला 76 में ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। मान्यवर
एडीएम जबलपुर, एक भाषण कहिए मान्यवर एडीएम जबलपुर जस्टिस खन्ना बेचारे 3 विरुद्ध 1 लघुमती फैसला दिया। क्या हुआ? वो कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाए मान्यवर, उनको रिटायर्ड हो जाना। एडीएम जबलपुर। और उसके बाद में तीसरा मामला, कॉलेजियन प्रणाली को एक साथ इन्होंने 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर कर दिया, जिसमें 4 मुख्य न्यायाधीश भी थे। और कारण क्या था मान्यवर? क्यों किया? कोई कदाचार था? कोई भ्रष्टाचार था? ना 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 ना, ये सभी 18 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने प्रत्यक्षीकरण मतलब हेबियस कॉर्पस को एंटरटेन किया, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। इमरजेंसी में कैसे हेबियस को आप एंटरटेन कर सकते हो, इस मुद्दे पर उन्होंने इसको आगे कर दिया। मान्यवर आर्टिकल 34, 14 और 21 इसकी सेंस को निकाले तो हर व्यक्ति को समानता से जीने का अधिकार है। हम कम्युनिस्ट सोच से बना हमारा संविधान नहीं है। सब समझते हैं कि व्यक्ति की माली हालत इसका भाग्य परिश्रम और बुद्धिमत्ता के आधार पर तय होती है। हर व्यक्ति एक समान माली हालत में नहीं रह सकता, मगर आर्टिकल 14 और 21 का मतलब इतना तो जरूर निकलता है कि इनको बेसिक सुविधाएं मिल जाए, घर मिले, बिजली मिले, पानी मिले, खाना मिले, इलाज मिले, शिक्षा मिले। 75 साल तक इस देश की जनता को गरीबी हटाओ का नारा देने वाले कांग्रेस पार्टी गरीब रखे। और मान्यवर 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 9.6 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला का कनेक्शन देकर उनके घर में गैस पहुंचा। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचे। शुद्ध पीने का पानी 12.65 लाख करोड़ घरों में पहुंचा। 18,000 गांवों में बिजली पहुंची। 14.5 करोड़ किसानों के खाते में 2.40 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी से पूरा ट्रांसफर हुआ। 36 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड बने और 8.19 करोड़ दर्दियों ने उससे मुफ्त में अपना इलाज कराया है। और मान्यवर अब 70 साल से अधिक कोई भी आय वर्ग का व्यक्ति हो, इसको 5 लाख तक का इलाज मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने फ्री कर दिया। 36 राज्यों में 80 करोड़ लोगों को 1 नेशन 1 राशन कार्ड दिया। 5 किलो अनाज मुफ्त दिया। 25 लाख करोड़ रुपए की राशि सीधी बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से गई है। 11,000 करोड़ रुपया 1 करोड़ लाभार्थी को, रेहड़ी पटरी वालों को दिया। और सबसे बड़ी बात 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम नरेंद्र मोदी। और मान्यवर विश्वकर्माओं के लिए भी काम कर। अभी मान्यवर ये बात मैं बहुत संवेदनशील होकर के आप सदन के सामने रखता हूं। लोकसभा में चर्चा हो रही थी। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा, सावरकर के लिए जो उन्होंने उद्गार निकाले मैं तो रिपीट नहीं कर सकता। मान्यवर सावरकर जी के सामने जो वीर लगा है ना, वो कोई सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी की चुनी हुई सरकार ने नहीं दिया है। इसके सामने वीर, उनकी वीरता के कारण 140 करोड़ लोगों ने। मान्यवर ऐसा उत्कृष्ट देशभक्त जिसके लिए ऐसे उच्चारण देश की सबसे बड़ी पंचायत में होते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी लिए बगैर लगातार कई सालों से झूठ फैलाया जाता है। मैं आज रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं मान्यवर, 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं तो वो वीर सावरकर। मध्य दरिये में देश को आजादी दिलाने के लिए टॉयलेट तोड़कर दरिया में छलांग लगाने का साहस किसी में था तो वीर सावरकर। एक ही जेल में
दो भाई काला पानी की सजा काट रहे थे, 10 साल तक भाई एक दूसरे को देखे नहीं। ऐसा वीर परिवार पूरे देश में दूसरा नहीं। मान्यवर, आज सावरकर जी की एक उक्ति में यहां पर कहना चाहता हूं। उनका एक मराठी में वाक्य है, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ बिन जनन ते मरण। इसके आगे है, हे मातृभूमि तेरे लिए मरण मृत्यु ही जीवन है, और तेरे बिना जीवन मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन। ये देशभक्ति के वाक्य जिस व्यक्ति के मुंह से निकले, इसके लिए इस प्रकार की सदन में चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। क्या देशभक्ति कोई विचारधारा के साथ जुड़ी हो ही सकती है? देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? किस प्रकार के स्तर पर हम देश के सार्वजनिक जीवन को ले गए मान्यवर, और हमारी तो न माने, हमारी न सुने। सुनिए, आप हमारी न माने, हमारी न सुने, हमको न स्वीकारे, मगर मैं इंदिरा जी के 2 वाक्य कोट करना चाहता हूं। एक, उन्होंने 1966 में सावरकर जी के निधन पर कहा, सावरकर एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम साहस और देशभक्ति का पर्याय है। एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरणा देने का काम किया, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री। दूसरा, श्री बाखले को पत्र लिखा था कि आपका पत्र मुझे मिला, वीर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति साहसी प्रतिरोध का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान। मैं भारत के इस असाधारण पुत्र की जन्म शताब्दी के लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूं प्रधानमंत्री। भाई हमारा तो न सुनो, मगर आप इंदिरा जी का भी नहीं सुनते हो। और मान्यवर, आपके माध्यम से ना सब बीच में नहीं जगह होती है। मान्यवर, मेरा आज इस चर्चा के माध्यम से देश भर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म के लोगों को एक निवेदन है कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। जो वीर होता है वो वीर होता है, कोई भी पार्टी में जो होता है। जो देशभक्त होता है वो देशभक्त होता है, कोई भी विचारधारा का होता है। और जो बलिदान देता है वो बलिदान ही देता है, किसी भी धर्म के अंदर जन्म लिया हो। मान्यवर, ये बहुत नीचा विचार है, एक स्तर से नीचा विचार। और मैं चाहता हूं कि आज की चर्चा से देश की जनता इस प्रकार के चीजों का जवाब मांगना शुरू करे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे संविधान ने 3 चीजों को, हर आर्टिकल का हार्द निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इसे और जाएगा। 3 चीजों को हमारे संविधान ने नहीं स्वीकारा, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, और जन कल्याणकारी राज्य है इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुझे कई बार लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्यों संविधान का सम्मान नहीं करती है, मगर जब ये 3 शब्द मैंने पढ़े तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर वो संविधान की भावनाओं का संविधान करेंगे, सम्मान करेंगे, तो तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार तीनों को छोड़ना पड़ेगा। इसके बगैर उनका अस्तित्व टिक ही नहीं सकता। परंतु एक व्यक्ति गरीब के घर से जन्म लेकर आता है, चाय बेचने वाला बेटा, जिसकी सास पुश्तों में न आगे कोई राजनीति में है ना कोई पीछे है, एक गरीब है मान्यवर, और तुष्टीकरण को नहीं मानता है। ऐसा आदमी जब 2014 में देश का प्रधानमंत्री बना, इन्होंने देश की राजनीति को तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नासूर को हमेशा के लिए। और मुझे किसी ने कहा कि अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस पार्टी कोई आत्मनिरीक्षण के लिए कमेटी बना रही है। कोई कमेटी की जरूरत, मेरा अच्छा खासा अनुभव है, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता चुनकर ला देगी आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध करें। मान्यवर, मैं इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि समिति ने शीर्ष किया है,
मगर विरोध करते हैं, इसके तर्क तो रखने चाहिए ना। मान्यवर, मैं आज आपको बात कहने आया हूं। अभी मैंने कुछ समय में क्रिकेट के बारे में बोलिए। मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी बहुत भाषण उनके मैंने सुने हैं। मेरा उनको कहना है, मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया। मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है। मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मान्यवर, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस देश के प्रधानमंत्री जी आज़ादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से एक वेल डिजाइन मैनर में मनाने का निर्णय किया। पूरे लाखों कार्यक्रम हुए। इसका मीन निकालते, इसका हार निकालते तो आता है 3 उद्देश्य सामने आते हैं। बालकों, बच्चे, युवा और जनता को आज़ादी के 90 वर्ष लंबे आज़ादी के संग्राम के इतिहास की जानकारी देना, गुमनाम आज़ादी के सेना नायकों का नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को परिचय कराना, 75 साल में हमने जो सिद्धियां प्राप्त की है इसका गौरव 140 करोड़ भारतीयों के मन में उत्पन्न करना, और जब आजादी के 100 साल हो गए तब ये देश पूरे संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर हो, ऐसे महान भारत की रचना। और ये संकल्प अब श्री नरेंद्र मोदी का नहीं रहा है, ये संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प हो गया है। इसको जब भी मैं जनता के बीच में जाता हूं इसको महसूस भी करता हूं। मान्यवर, आज मोदी जी ने अमृत काल की कल्पना करी है। अमृत महोत्सव की समाप्ति से शताब्दी तक हम दुनिया में हर एक क्षेत्र में 1 नंबर पर हो, भारत विकसित हो, हमारा गौरववंत स्थान हो। तब मुझे लगता है कि महर्षि अरविंद और विवेकानंद जी ने जो कल्पना करी थी कि भारत माता अपने संपूर्ण दैदीप्यमान स्वरूप के साथ दुनिया के सामने खड़ी होगी और दुनिया की आंखें भारत माता की तेज से चकाचौंध हो जाएगी। वो स्वप्न सच होगा, इसका मुझे विश्वास है। स्वप्न सच करने का रास्ता, एकमात्र रास्ता हमारा संविधान है और इसमें छेड़खानी करने का किसी का साहस न हो, वो जनता ने सुनिश्चित करना है। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत